कि इन लोगों को जो डाटा लॉगर है, डाटा लॉगर का सीएलए साहब को मालूम होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पल्सिंग के ऊपर में चलते हैं पल्सिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के मामले में और एक चीज है, मैं ज्यादा समय तो नहीं लगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का पल्सिंग कैलिब्रेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी एक्यूरेसी भी आना चाहिए। स्पीडोमीटर के मामले में 2015 में मुझे ओवर स्पीडिंग के मामले में जो मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी में जो वो कल बताया था ना कि मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसमें मेरे को 26 दिन के पीरियड में 3 चार्जशीट, मेरा ए सेफ्टी कैटेगरी डी कैटेगरी कर दिया, 3 चार्जशीट 2 ऐसे 5 उसमें ओवर स्पीडिंग का चार्ज लगा है। अब ओवर स्पीडिंग का स्पीडोमीटर ये निकाला ग्राफ, उसमें यहाँ पे 80 मीटर आ गया, यहाँ पे 120 मीटर आ गया, यहाँ पे 90 मीटर आ गया, ऐसा टोटल करके बोले आपने 5.43 430 मीटर मतलब 5.5 किलोमीटर गाड़ी ओवर स्पीड चला है। अरे 5.5 किलोमीटर ओवर स्पीड, ये 5.5 किलोमीटर जो है एट ए ग्लास है, नहीं वो बीच में 80 मीटर आया बीच में, तो इसको क्या ओवर स्पीड में बोलेंगे? तो मैंने उनको बोला पहले तो मेरे को स्पीडोमीटर का एक्यूरेसी कैलिब्रेशन चाहिए। लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ? एसी लोगों का स्पीडोमीटर का जो लैक्लन स्पीडोमीटर है, मेधा है, जो भी है, ये सारे स्पीडोमीटर का कैलिब्रेशन होता है आईसी में। अब आईसी में कैलिब्रेशन होता है, बाद में एमओएस में होता है, ईयरली इसमें होता है, तो उस पीरियड में इसके कैलिब्रेशन एरर आते हैं, चाहे व्हील डाया में चेंज, चाहे पल्सिंग कैलिब्रेशन में चेंज होता है, चाहे बुल गियर में हो जाता है। और स्पीडोमीटर मैनुअल में क्या लिखा है? इंजन के अंदर में 15 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी इसकी एक्यूरेसी 100% है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने बोला आप जो चार्ज लगा रहे हैं पहले ये साबित करो कि उसमें 36 डिग्री था, इसका 100% कैलिब्रेशन था, व्हील डाया क्या था। आजकल आप लोगों को भी बता देता हूं, आप लोग स्पीडोमीटर में अपना आईडी डालते हैं तो उसका व्हील डाया आपने इसमें लिखते जाओ कि उसमें व्हील डाया कितना है, राइट। और जो लोगों के पीछे में लिखा रहता है स्टेंसिल में कि भाई ये मेंटेनेंस शेड्यूल, उसके नीचे में भी लिखा रहता है व्हील डाया कितना है। और नहीं भी लिखा है तब भी अपना स्पीडोमीटर का व्हील डाया लिख के रखना। और शेड्यूल, मेंटेनेंस शेड्यूल, इसको अपनी आदत बना लो, क्योंकि ओवर स्पीडिंग में सबसे बड़ा पहला पनिशमेंट क्या मालूम है क्या? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, दूसरा है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, और तीसरा है रिडक्शन टू द लोएस्ट पोस्ट। और मैं उसमें से छूट के आया हूं। मैंने वो केस लड़ा और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस था सीएलआई जिन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए थे, वो इंक्वायरी छोड़ के भाग गया। फिर भी इंक्वायरी ऑफिसर क्या बोलता? इन माय व्यू दिस चार्जेस इज प्रूव्ड। फिर मैंने जो लिखा पढ़ी किया, 3D ने इंक्वायरी ऑर्डर पास किया, you have defended your case very nicely and with reference to all these documents I come to this conclusion that your charges is not proved, hence charges are। अब मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी बहुत लंबी का, मैं तो मेंटल स्टेबिलिटी टेस्ट कर दे के आया हूँ, MMPI ROR टेस्ट, मुझे मालूम था। आई एम वेरी सॉरी, बस थोड़ा सा बता दीजिए कि मेंटल स्टेबिलिटी टेस्ट जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे, क्यों मैंने आरटीआई डाला कि लोको इंस्पेक्टर का सिलेक्शन के मामले में हमको प्रॉब्लम यह है कि जिसने कभी लाइन पे काम नहीं किया वो सिलेक्ट हो रहा है, और वो आदमी इन्वेस्टिगेशन करता है उसके कारण विक्टिमाइज हो रहा। जब मेरे खिलाफ विक्टिमाइजेशन वाला जो हुआ उस मामले की दखल पीएमओ ऑफिस के द्वारा भी लिया गया, और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन मेरे साथ में पूरा खड़ा रहा।
प्रसाद साहब के कहने पर मेरे लिए पूरे इंडिया से एक रुपया कलेक्शन के तौर पे आया और 55,000 रुपये महीना मुझको मिलता था। मेरा 4.5 महीना पेमेंट रोक दिया था। उस कंडीशन में मैंने पेमेंट नहीं लिया वो, क्योंकि ये लोग बोलेंगे अरे यार एमपी देव के लिए मिला है इसलिए लड़ा, हमारे लिए थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी ऐसी रखना चाहिए कि अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ, चाहे स्ट्राइक करना पड़े या आपको लड़ना पड़े, अगर 1 साल का पेमेंट अपना जो है बैंक के अंदर में जमा करके रखना, बीवी के पास देके रहना। सिर्फ इतना है कि बीवी जो है उस पेमेंट के से जेवर ना खरीदे। तो ये जब हुआ 3 ऑफिसर्स का फैक्ट फाइंडिंग हुआ और फैक्ट फाइंडिंग के बाद में ये प्रूव हुआ कि मेरे खिलाफ फेक फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट के बनाए गए और इसके आधार पर मुझको प्रताड़ित किया गया। मुझे जीएम साहब ने बुलाया। जीएम साहब ने क्या बोला, यार आपके खिलाफ ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला सर मैंने आरटीए लगाया था। बोले आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि लोकल इंस्पेक्टर गलत इन्वेस्टिगेशन किया? क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे डिवीजन के अंदर में राजधानी लोको पायलट, जिसमें 2 इक्वल ग्रेड लोको पायलट चलते हैं, वो घाट सेक्शन उतरते समय होम सिग्नल पार कर गए और कैश साइडिंग में घुस गए। अब वो बंदों का इंक्वायरी हुआ, रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ, बाद में उनको रिकंसिडर किया गुड्स लोको पायलट में। तो मैंने उनको बोला था कि मैं तुमको लेके आऊंगा वापस अपने ओरिजिनल पोस्ट पे। तो ये सब खेल खेला, उसमें बहुत सारा ईगो हर्ट हो गया। जीएम साहब ने बोला कि भाई आपने ये इतना लंबा जोड़ा क्यों खेला? तो मैंने बोला साहब ऐसा है कि ये इंक्वायरी ही गलत थी। 2 लोको पायलट इतने इनकॉम्पिटेंट होंगे, केयरलेस होंगे, निग्लिजेंट वर्कर होंगे कि वो कैसेटिंग में घुस रहे हैं। समथिंग इज डिफरेंट और उस डिफरेंट को ढूंढना जरूरी है। और ये मैं नहीं बोलता, ये आरडीएसओ लखनऊ बोलती है, ये WHO बोलता है, कैरोलिन्स का यूनिवर्सिटी स्ट्रेस रिसर्च रिपोर्ट स्वीडन की उन्होंने बोला है, और जिसको सभी देशों के रेलवे ने माना कि रनिंग स्टाफ में काम करते समय आदमी का माइंड एक ऐसी अवस्था में भी जाता है जिसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता खोना। क्यों? परसेप्शनल इल्यूजन होता है, सर्कमस्टेंशियल ब्लाइंडनेस होता है, मेंटली ब्लैंक होता है, माइक्रो स्लीप एपिसोड होता है। तो बोले यार ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बोला एग्जैक्टली सर। मैंने बोला सर इसके लिए एक टेस्ट आता है, रॉस-चेक इंक ब्लॉक टेस्ट। बोले यार रॉस-चेक इंक ब्लॉक टेस्ट कौन सा टेस्ट? बोलो फिर से बोलो। अच्छा ये इंटरव्यू कब का मालूम है क्या? जिस दिन पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हो रहा था ना 27 जुलाई 2015 में, उस दिन वो न्यूज भी देख रहे थे और मेरे को भी देख रहे थे कि एक उधर बम फट रहा है, एक इधर फट रहा है। तो उन्होंने बोला ये कौन सा टेस्ट? मैंने सर रॉस-चेक इंक ब्लॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक अ कलर ड्रॉपलेट टेस्ट। जो कलर ड्रॉपलेट टेस्ट में हम हार्ट का मजबूती देखते हैं कि कितना % पर काम कर रहा है। रॉस-चेक इंक ब्लॉक टेस्ट ये बताता है कि आपका दिमाग कितना % काम कर रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जब मैंने रखा, उन्होंने बोला कौन से लोको पायलट थे? तो मैंने सर एक डीडी बुर्डे, एक NK राव। अच्छा, फिर निगोशिएशन करना चाहते थे जो एक कंडक्ट रूल के अंतर्गत मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। रिटायर्ड होने के बाद में जरूर जो मैं किताब लिखूंगा उसमें ये लिखूंगा कि हमारा डील क्या हुआ। उन्होंने बोला क्या आपका सिनेडी बुरा आदमी है? मैंने बोला नहीं सर अच्छा आदमी है और काला चश्मा पहन के है। बोले आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? मैंने बोला न्याय मेरे लिए भी और जो गलत निर्णय के अंतर्गत हुए हैं उनके लिए भी वो मिलेगा। बोले मैंने बोला मेरा पेमेंट भी है वो भी मिलेगा, मेरा स्टेटस डिग्निटी वो भी मिलेगा, बदले में हमको क्या दोगे? तो मैं बाद में किताब में बताऊंगा। मेरे दोनों लोको पायलट राजधानी वाले जो गुड्स पे थे, मैं जुलाई में आया, अगस्त में उनका ऑर्डर आया कि उनका स्क्रीनिंग लो, पैसेंजर पर चला के देखो,
फिर मेल एक्सप्रेस में 3 ट्रिप लगाओ और उनको फिर उनके ओरिजिनल पोस्ट पे। और मेरे दोनों लोको पायलट बिना साइको टेस्ट के वहां पर राजधानी में काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक रिटायर्ड हुआ डीडी बुर्डे। नियम और जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त। दूसरा, हिम्मत। इस हिम्मत को कभी मत हिलने देना। दुनिया में जितने भी कारनामे हुए वो हिम्मत वाले लोगों ने ही किया। चाहे उसको आप पागल बोलो, चाहे जुनून बोलो, लेकिन इस जुनून को हटा। मान सम्मान के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हमारा मान सम्मान लोगों रानी साहब का मान सम्मान है। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि एक कोई अगर कॉम्प्रोमाइज करता है उसका असर बाकी सबके ऊपर में आता है। इसलिए आप काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। बहुत सारी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। समय हो गया, लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे और आपने मेरी बात सुनी।